बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इस वक्त शरीफ ख़ानदान के अंदर सख्ता तारी हो चुका है। एक अहम तरीन रिपोर्ट नवाज़ शरीफ के सामने पेश की गई है और उस रिपोर्ट के ऊपर नवाज़ शरीफ ने सवाए खामोशी के और कुछ बोला नहीं गया। फॉर्म 45 का मामला खुल चुका है और जो हुकूमत है पंजाब, इसके ख़त्म होने की, इसके ख़ात्मे की जो बड़ी पेशनगोई है ये भी कर दी गई है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स आप सच में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जस्टिस आलिया नीलम, जब उन्हें चीफ जस्टिस बनाया गया तो मकसद पीछे एक ये था, ख्वाहिश ये थी कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो तो अब हमारी अपनी मर्ज़ी के बन जाएंगे और फॉर्म 45 का जो मामला होगा उसे कवर कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ट्रिब्यूनल्स के मामले पर भी एक बड़ी पेशरफ सामने आई है लाहौर हाई कोर्ट में। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और आखिर में नाजरीन, मुस्लिम लीग नून ने बल्कि मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन रहनुमा और सीनियर रहनुमा ने अब ये एक्सेप्ट कर लिया है कि वो तमाम तर चीज़ें प्रोपेगेंडा थी जो कि इमरान खान के अगेंस्ट 2019 से फैलाना शुरू की गई कि इमरान खान साहब जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं और इनका कोई 10 साल का प्लान है। और ये ख़ुद मुस्लिम लीग नून ने इकरार जुर्म कर लिया है। इस पर भी कुछ तफसीलात है, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। आगाज़ नाज़रीन इसी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से करता हूँ जी। हुआ ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से एक इंटरव्यू दिया गया शाहज़ेब खानज़ादा को, और इस इंटरव्यू में ये जनरल फैज़ हमीद से एक मुलाकात का जो अहवाल है वो बताते हैं। क्या कहते हैं जी? ये कहते हैं कि 2019 में जनरल बाजवा के ससुर के घर मुलाकात हुई जनरल फैज़ हमीद से। नून लीग ने एक्सटेंशन के वोट की जो यकीन दहानी है वो करवाई और जनरल फैज़ हमीद ने पंजाब और वफाक में हुकूमत की जो यकीन दहानी है वो कराई। यानी कि 2019 से एक तो ये जो मामला था जी वो शुरू हो गया था और उस वक्त से ये जो जनरल फैज़ हमीद के अगेंस्ट भी और इमरान खान के अगेंस्ट भी प्रोपेगेंडा किया गया और बयानिया बनाया गया कि इमरान खान तो जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाने वाले हैं और फिर मिलकर 10 साला हुकूमत का जो प्लान है वो इमरान खान का, और फिर सदारती निज़ाम आएगा और तमाम जो दूसरी सियासी जमातें हैं उनका जो सर है वो कलम कर दिया जाएगा। थोड़ा सा आप अपनी मेमोरी को रिवाइंड करें, 2-3 साल पीछे जाएँ तो यही बयानिया था ना जो इमरान खान के अगेंस्ट बनाया गया। अब ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जो कि इन तमाम तर चीज़ों में शामिल थे। ये क्या कहते हैं, जनरल बाजवा के ससुर के घर पर मुलाकात हुई और नून लीग से जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए जो वोट था वो मांगा गया और हमने जब हामी भर ली कि ठीक है जी वोट दे दिया जाएगा, तो इस पर कहा गया जी कि इसके बदले में आपको क्या चाहिए। तो इस पर मैंने ये कहा जी कि मेरे पास ये इख्तियार नहीं है कि इस मामले के ऊपर मैं कोई बात कर सकूं, तो हम वोट दे रहे हैं, बाकी हमें चाहिए कुछ नहीं। तो इस पर फिर जनरल फैज़ हमीद ने कहा जी कि जून में आप ले लें पंजाब की हुकूमत और फिर दिसंबर में वफाक की जो हुकूमत है वो भी आपको मिल जाएगी। तो असल में डीलों का आगाज़ वहाँ से हुआ और इमरान खान को ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो अब साबित कर रही हैं कि असल में इमरान खान साहब को जो धोखा है वो दिया गया और ऊपर ऊपर से कहा गया जी कि हम आपके साथ हैं। इवन के अदम एतमाद के दौरान भी जो सपोर्ट थी वो की जाती रही क्योंकि सारे का सारा ये प्लान का हिस्सा था। और ये बात ख्वाजा आसिफ साहब ने थोड़ा दिलेरी से इस वजह से भी कही जी कि वो लोग भी इमरान खान से तंग थे, लेकिन शायद उनको ये मालूम लेट शायद पड़ा हो, इस बात का एहसास लेट उनको हुआ हो कि ये जो उन्होंने बात कर दी असल में अपना ही भांडा उन्होंने फोड़ा है। नून लीग का ही जो बयानिया है उसी को ही उन्होंने कुचला और अपनी ही जमात को उन्होंने झूठ करार दिया। ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ जो बड़े इनकलाबी बन रहे थे, लंदन में बैठकर मरियम नवाज़ जो तकरीरें करती थी और वोट को इज़्ज़त दो का जो नारा था, ये सब और सब सिर्फ़ और सिर्फ दिखलावा था और ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए था। पस पर्दा तो जो चीज़ें थी वो कुछ और ही चल रही थी। तो सच छुपता नहीं है, आज जो सच है वो सामने आ गया, देर से ही सामने आया लेकिन सच सामने आ गया और सबको मालूम पड़ गया जी कि असल में हुआ क्या था। और असल में नून लीग उस वक्त भी वोट को इज़्ज़त दो का जो बयानिया था उनका वो झूठ पर मबनी था। दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि फॉर्म 45 के मामले के ऊपर पतन की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट की डिटेल्स मैं आपके साथ अपने कल के व्लॉग में शेयर भी कर चुका हूँ कि उसमें बताया गया जी कि कैसे जो नवाज़ शरीफ का हलका है और यास्मीन राशिद साहिबा का NA 130 उसमें धांधली हुई। यानी कि आप इमेजिन करें, कई पोलिंग स्टेशन तो ऐसे हैं जहाँ पर 100% से भी ज़्यादा टर्न आउट दिखाया गया, यानी कि 102% टर्न आउट था।
अब आप इमेजिन करें कि एक हलके में 100 वोट हैं। अगर एक हलके में 100 वोट हैं तो एक हलके में 102 वोट कैसे पड़ सकती हैं। और ओवरऑल जो टर्न आउट रहा है जी इलेक्शंस का वो 50% के राउंड अबाउट रहा है। इनके 50% से ज़्यादा जो वोट हैं वो नवाज़ शरीफ के हक़ में डालने पड़े, 50% से ज़्यादा इजाफा करना पड़ा, तब जाकर नवाज़ शरीफ को जो जीत है वो उस हलके में दिलवाई गई। तो यास्मीन राशिद साहिबा तो वो हलका जीती हुई थी, ये तो बात वाज़ेह थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो सबूत हैं वो भी सामने आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जो सच है वो तो फिर छुपता नहीं है। हम रिपोर्ट तो करते रहे हैं अपनी तरफ से, अपनी तरफ से तो नहीं, मतलब जो चीज़ें हमारे हाथ लगती रही हैं और जो चीज़ें हम देखते रहे हैं तो वो रिपोर्ट तो हम करते रहे हैं, आपके सामने खोलकर चीज़ें हम एक्सप्लेन भी करते रहे हैं। लेकिन उस वक्त बस इन्हें हुकूमत में लाना था, मुंतखब इनको कर दिया गया था। तो बहरहाल अब ये जो सबूत हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, ये सामने आ रही हैं और उस रिपोर्ट में सारा ये खुलकर सामने आ गया कैसे जो धांधली है वो की गई और नवाज़ शरीफ को जितवाया गया। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि ये जो रिपोर्ट है वो नवाज़ शरीफ ने ख़ुद मंगवाई। अब शरीफ ख़ानदान के अंदर इस फॉर्म 45 को लेकर शदीद किस्म का जो परेशानी का आलम है, या आप कहें कि हू का आलम, या आप कहें कि सख्ता तारी हुआ है इस फॉर्म 45 के मामले को लेकर पूरी की पूरी नून लीग के अंदर ही। क्योंकि ये फॉर्म 45 उनको पता है कि वो फॉर्म 45 की पैदावार है, जैसे ये खुलते जाएंगे तो खाली ये नहीं होगा कि हमसे सीटें जाएंगी, बल्कि हमारी हुकूमतें भी ख़त्म हो जाएंगी। मरीम नवाज़ की हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी, शहबाज शरीफ की भी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, और इमरान खान तो वैसे ही कह रहा है कि दिसंबर के अंदर मैं वापस आ रहा हूँ, ये सारी जो हुकूमतें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। असद कैसर साहब ने बयान दिया। एक और बयान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा का आया है जी कि लिख लें 30 अक्टूबर तक पंजाब में मरीम नवाज़ की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं जिन्होंने ये जो पेशन गोई है वो कर दी है, और ये हैं जी ओन अब्बास बिप्पी। इनकी जानिब से ये कहा गया है कि 30 अक्टूबर तक मरीम नवाज़ की पंजाब में जो हुकूमत है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, बहरहाल जब ये रिपोर्ट नवाज़ शरीफ ने मंगवाई, इनके सामने जो रिपोर्ट थी वो रखी गई, और इस रिपोर्ट से कुछ मुख्तलिफ जो तासुर थे वो लिए गए कि इस मौके पर ये जो रिपोर्ट है वो सामने क्यों लाई गई या सामने क्यों आई ये ऑडिट रिपोर्ट। क्योंकि इलेक्शन को भी तो अब काफ़ी टाइम हो गया है और अभी ये रिपोर्ट सामने आना और NA 130 के हवाले से ये डिटेल सामने आना, तो इस पर जी ये सवाल उठाए जा रहे हैं जी कि इस मौके पर ये जो रिपोर्ट है आखिर वो सामने किस तरह से आ गई। ये तो पहले बहुत सारी रिपोर्टें भी सामने आई हैं, लेकिन इतने अरसे के बाद अब पतन की जानिब से रिपोर्ट क्यों सामने आई, ये इस वक्त खौफ है। और मेन खौफ ये है जी कि चूँकि नवाज़ शरीफ इस वक्त कुछ गिले शिकवे भी कर रहे हैं, तो नवाज़ शरीफ को टाइट करने के लिए जो रिपोर्ट है वो जारी कर दी गई, और इस रिपोर्ट की बुनियाद पर एक किस्म का नवाज़ शरीफ को ये पैगाम दिया गया कि आप तो फिर इस तरीके से जीते हैं, आपको तो बल्कि जितवाया गया धांधली के ज़रिए, तो फिर अगर आपके गिले शिकवे कुछ बड़े तो फिर मुश्किल नहीं होगा कि आपकी जो सीट है वो आपके हाथ से निकल जाएगी। तो ये एक किस्म नून लीग के अंदर ये सोच है कि दबाव बढ़ाने के लिए इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो की जा रही हैं। बहरहाल जी पतन की रिपोर्ट है, पतन ने अपनी जो रिपोर्ट दी है वो सिर्फ कैलकुलेशन के ऊपर मबनी है, यानी कि वो सारे फॉर्म 45 उन्होंने देखे और उनको कैलकुलेट किया, एनालाइज़ किया और जो रिपोर्ट थी वो दे दी। इसमें से ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई चीज़ें ऐड की हों, सिर्फ़ और सिर्फ आप भी उस हल्के के NA 130 के फॉर्म 45 निकालें, उन फॉर्म 45 को अपने सामने रखें कि किन किन पोलिंग स्टेशन में क्या क्या हुआ, थोड़ी सी कैलकुलेशन करें तो ये रिपोर्ट आप भी ये रिपोर्ट दे सकते हैं। तो पतन तो फिर एक बड़ा इदारा है जी। अच्छा जी, फिर इसके अलावा जी उस रिपोर्ट के ऊपर नवाज़ शरीफ ने किया क्या जब ये उनके सामने रखी गई, और आप यूँ समझे कि सख्ता सा एक तारी हो गया और वो खामोशी से उठकर वहाँ से चले गए। तो ये जी इस रिपोर्ट के ऊपर रद्द अमल था, और मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वक्त फॉर्म 45 को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानी छाई हुई है। आखिरी खबर नाज़रीन जो आपके साथ शेयर करनी है वो जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के हवाले से है। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब को सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया गया, उसके पीछे रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी जी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामले पर वो डटे हुए थे, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामले पर डट जाने का मतलब ये था जी कि फॉर्म 45 खुल रहे हैं, और फॉर्म 45 खुलने का मतलब हुकूमत का ख़ात्मा।
उन्हें लाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और पीछे जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो थी उन्हें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया, सुपरसीड करते हुए 2 सीनियर जजेस के होते हुए। और ये पहली मरतबा ऐसे एग्जाम्पल सेट की गई कि एक जूनियर जज को आपने सुपरसीड करते हुए 2 सीनियर जजेस के मुकाबले में चीफ जस्टिस तैनात कर दिया। ये भी चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने किया, जो कि सीनियरिटी के असूल की तब बात किया करते थे जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे, लेकिन चीफ जस्टिस बनने के बाद हर उस इकदाम से उन्होंने यू टर्न लिया जो कभी उनके असूल हुआ करते थे। बहरहाल जी, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को चीफ जस्टिस बनाने का मकसद क्या था जी, कि जो मर्ज़ी के जजेस हैं वो अब तैनात हो जाएंगे और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मामला जो है वो हम ठप कर देंगे। इस पर आप देखें चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने बज़ाहिर सहूलतकारी भी की, और जो चीफ जस्टिस शहजाद मलिक साहब के ट्रिब्यूनल्स थे उनको रोक दिया और कहा जी कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो मिलें चीफ जस्टिस आलिया नीलम से और उसके पास डिसाइड करें, और नए जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनमें जो जजेस हैं वो तैनात किए जाएँ। मुलाकात हुई भी 10 रोज़ कबल जो मुलाकात थी वो हुई चीफ जस्टिस आलिया नीलम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, लेकिन कोई हतमी जो उसका रिज़ल्ट था वो नहीं आ सका। और डिटेल्स ये सामने आई कि चीफ जस्टिस आलिया नीलम इस बात पर डट गई हैं कि जो ट्रिब्यूनल्स साबिक चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब ने तैनात किए थे वही ट्रिब्यूनल्स काम करेंगे। लेकिन इस बात को भी 10 से ज़्यादा दिन गुजर गए, अभी तक जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो फ़ाल नहीं हुए और काम का आगाज़ उनकी जानिब से नहीं किया गया। अब जी ये डिटेल्स आ रही हैं कि चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने 4 जजेस के ऊपर एग्री कर लिया है कि ये जो 4 जजेस होंगे इन पर मैं एग्री कर लेती हूँ कि ये आपकी मर्ज़ी के हो जाएंगे ट्रिब्यूनल में, और जो 4 जजेस हैं वो उसी तरीके से रहेंगे। लेकिन अगर इस तरह से भी बिलफर्ज होता है तो इससे शायद कुछ सीटों को जो उन 4 जजेस के सामने लगा दी जाएंगी, और बज़ाहिर ये एक तासुर दिया जा रहा है कि वो जो 4 जजेस होंगे वो फिर ज़ाहिर सी बात है हुकूमत के मुखालिफ फ़ैसले तो नहीं देंगे, तो बहुत सारी सीटों को शायद बचाया जा सके, लेकिन फिर बहुत सारी जो सीटें होंगी वो जो 4 जजेस सुनेंगे, अब उनके पास कौन सी जाती हैं, हो सकता है उनके पास मरीम नवाज़ वली चली जाए, नवाज़ शरीफ वली चली जाएँ, तो फिर क्या होगा। अब इस पर जी सदीक जान साहब ने ये कहा है जी कि इतलात मिल रही हैं कि लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान के लगाए हुए 4 ट्रिब्यूनल जजेस को तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया। ये 4 जजेस इलेक्शन कमीशन की मर्ज़ी के मुताबिक होंगे। अभी कुछ डेवलपमेंट इसके ऊपर नहीं हुई, लेकिन सोर्सेज से ऑब्वियसली ये जो ख़बर है वो दी गई है। अच्छा, अब इसमें आप देखें कितनी अजीब बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिज़ल्ट मुरतब किए, रिज़ल्ट दिए, और इलेक्शन कमीशन के ही रिज़ल्ट्स के अगेन इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो रुजू है वो किया गया। और मज़े की बात ये है और हैरान कुन और शॉकिंग बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की मर्ज़ी से ही जो जजेस होंगे वो तैनात होंगे और वो इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट जो मुकदमे हैं वो सुन रहे होंगे। तो ये जी इस मुल्क के हालात हैं, ये जो चीज़ें हैं वो इस मुल्क में हो रही हैं कि इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ केस है और इलेक्शन कमीशन की मर्ज़ी के मुताबिक ही जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो सुनेंगे। लेकिन खैर अगर इस तरह से अभी हतमी फ़ैसला तो नहीं हुआ, लेकिन 4 जजेस भी हो जाते हैं तो उन 4 जजेस ने भी इनको ऐसा वक्ता डाल देना है कि इनकी जो परेशानी है वो अगर एक रिपोर्ट के ऊपर इस हद तक है कि एक NA 130 की जो रिपोर्ट नवाज़ शरीफ के सामने पेश की गई तो सख्ता उनके ऊपर तारी हो गया कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ कहीं, और वहम में इस वक्त वो पढ़ चुके हैं कि कहीं मुझ पर दबाव तो नहीं डाला जा रहा कि तुम बड़े गिले शिकवे कर रहे थे तो ये तुम्हारी रिपोर्ट है, तो फिर ये सारी चीज़ें रिवर्स भी हो जाएंगी। तो बहरहाल देखें अब जस्टिस आलिया नीलम साहिबा हतमी फ़ैसला क्या करती हैं। लतीफ़ खोसा साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया, वो ये कहते हैं कि जब हुकूमत ये इस्टेब्लिशमेंट चला रही है तो मुज़ाकरात भी उन्हीं से होंगे। ये कहा जा रहा है ना कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे हुकूमत से और हम इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। हुकूमत कहती है जी क्यों हमसे मुज़ाकरात क्यों नहीं करेंगे। तो लतीफ़ खोसा साहब ने वाज़ेह जवाब दे दिया कि आपसे मुज़ाकरात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपको तो इस्टेब्लिशमेंट चला रही है, तो जो चला रहे हैं जो कुछ इक़दाम कर सकते हैं फ़ैसले कर सकते हैं तो मुज़ाकरात भी उन्हीं के साथ ही किए जाने हैं। अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने ख़ुद ही तस्दीक की, जो सबसे पहली ख़बर मैंने आपको दी कि जनरल फैज़ हमीद आए, उन्होंने कहा जी एक्सटेंशन के लिए वोट दे दें, और फिर हमने वोट दे दिया और फिर हमें जो 2 हुकूमतें थीं उन्होंने कहा कि ये 2 हुकूमतें आपको मिल जाएंगी। तो वो ख़ुद ही तस्दीक कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पीछे होती है और वो मामलात को चलाती है। और उन्होंने ये भी ख़ुद ही तस्दीक कर दिया कि जनरल फैज़ हमीद के अगेंस्ट देखिए कितना प्रोपेगेंडा हुआ था। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा भी इन तमाम तर मामलात में बड़े मुखालिफ हो गए थे और एंड तक जनरल फैज़ हमीद साहब का जो नाम था वो लिया जाता रहा। लेकिन निकला क्या कि जनरल फैज़ हमीद भी इवन के इमरान खान के अगेंस्ट थे, वो भी इनको ही सपोर्ट कर रहे थे। और ये ख़ुद ख्वाजा आसिफ साहब ने बातें कह दी। 17 सीटों वालों को वज़ीर-ए-आज़म बनवा दिया, नवाज़ शरीफ भी हारा, मरीम भी हारी, शहबाज शरीफ भी हारा,
ये कहा है जी लतीफ़ खोसा साहब ने। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब हुकूमत की इस्टेब्लिशमेंट की हो तो मुज़ाकरात भी इन्हीं से होंगे, क्योंकि उन्होंने ही जाली फार्म 47 देख कर इनकी हुकूमत जो है इनको दी है। मरीम नवाज़ पंजाब में एक सिपाही का जो तबादला है वो भी नहीं कर सकती। इन्होंने कहा जी कि मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ हुकूमत ने जो बिल पेश किया, जिस कमेटी में वो बिल लाया गया, इस कमेटी का मैं भी हिस्सा हूँ। हम इस कमेटी में इस बिल की जो भरपूर मुखालफत है वो भी की, लेकिन खैर ये जो बिल है वो कमेटी से तो पास हो गया। अब देखिए कौमी असम्बली में आता है और फिर उसके बाद ये सेनेट में जाएगा। जो भी इस पर तफसीलात होती हैं आपसे शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।